हेलो यार, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे हाउ आई स्कोर्ड 89.25 मार्क्स इन IBPS क्लर्क प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और वो सारी चीजें आपके साथ बताऊंगा जो गलतियां मैंने करी और फिर कैसे मैंने इसको इंप्रूव किया। साथ साथ जब नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था उसके बाद मैंने अपनी तैयारी में क्या क्या चीजें करी ताकि मेरी स्पीड बढ़ पाए, ताकि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ, वो सारी चीजें आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगी। तो अगर आपके भी नंबर कम आ रहे हैं और आप भी चाहते हो कि कुछ गलती आपको है कि जो साथ फिगर आउट हो रही है, कुछ गलतियां शायद आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एक बार एंड तक जरूर वीडियो को देखना। अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा लेंथी वीडियो बन गए तो आप 1.5x 1.25x पे जाके देख सकते हो, या पर्टिकुलर सेक्शन वाइज अपना आप वीडियो देख सकते हो कि मेरा क्वांट में वीक है, रीजनिंग में वीक है या इंग्लिश में वीक है। इस पूरे वीडियो में मैं आपके साथ तीनों सेक्शन को कवर करने वाला हूँ, किस तरीके से मैंने अपनी सारी चीजों को कवर करी। स्टार्ट करते हैं कि देखो, सबसे पहली चीज क्या है मैंडेटरी, अगर आप क्लरिकल पेपर में प्रीलिम्स में क्लियर करना चाह रहे हो कि आपका एक सब्जेक्ट, चाहे वो रीजनिंग चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। मतलब इतना आपकी प्रैक्टिस इस पे होनी चाहिए कि अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 10 में से कम 5 मॉक टेस्ट में आपके स्कोर 35 आउट ऑफ 35 आ रहे हैं, और 6-7 मॉक टेस्ट से ऊपर आपके ऐसे होने चाहिए जिसमें आप 31 32 प्लस भी स्कोर कर रहे हो। ठीक है, मतलब चाहे आप क्वांट को कर लो या रीजनिंग को कर लो, वो आपकी मर्जी, आपके जिसमें इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड में ज्यादा था, तो मैंने क्या किया था, अपनी क्वांट को इस लेवल पे बना के लेके चला गया था। अब ऐसा भी नहीं था कि पहले दिन से मेरा क्वांट इतना तगड़ा था कि मैं 35 या 32 31 33 पे अटक रहा था। अगर मैं इस एग्जाम की बात करूं, मेरे को अगर मार्कशीट मिलेगा तो मैं एंड ऑफ द वीडियो आपके साथ वो भी अटैच कर दूंगा इसी वीडियो में। तो 35 आए थे मेरे क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, 35 भी बनाया था मैं, 31 बनाया था मैं रीजनिंग में, 32 नंबर आए थे। हो सकता है कि वहां पे आपको नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा, 1 नंबर मेरे को एक्स्ट्रा मिला था, और रेस्ट मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए थे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए मैंने क्या किया था, मेरी अप्रोच पहले से ज्यादा थी क्योंकि हम मेरी 10th तक, मैंने 12th तक मैथ रखी है, तो 10th में भी और ग्रेजुएशन में भी मेरे साथ मैथ थी, तो मैथ्स मेरे को पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा लगा था। बट दिक्कत क्या थी कि मैं पूरा XYZ अप्रोच के साथ ही सारे क्वेश्चन बना रहा था। फिर एक मैम मिली जहाँ पे मैं पढ़ता था, उन्होंने मेरे को बताया कि आप रेशियो के साथ जितना गेम खेलोगे आपकी स्पीड बढ़ेगी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ेंगे। फिर मैंने रेशियो पे ज्यादा काम किया, और कैलकुलेशन वाला पार्ट मैंने उसी दिन से स्टार्ट किया था कि मैंने क्या किया था, डेली का अपना 30 मिनट अपनी कैलकुलेशन पे देता था। किसी भी रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई करता था, 15 को 16 से कर दिया, 25 को 22 से कर दिया, 13 को 34 से कर दिया, इस तरीके से रैंडम मल्टीप्लाई में पेन पेपर लेके रेगुलरली करता था। अभी आपको स्टार्टिंग में हर एक एजुकेटर बोलते हैं ना, तो आपको लगता है कि ये तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा जब आपके पास क्वाड्रेटिक में एक इक्वेशन आएगा x² - 31x + 240 = 0, तब आप जाके 200, तो आप 240 को पूरा कैलकुलेट नहीं करोगे। आपको पता है 31 आ रहा है, 15 और 16 भैया 240 होता है, टिक करोगे, वहीं पे 15-16 फैक्टर निकल जाएगा आपका। यही चीज जब आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो क्वाड्रेटिक में भी सिमिलर चीज आपको देखने को मिलेगा। जब आप 200 300 400 क्वाड्रेटिक बना लोगे तो आपको क्वाड्रेटिक में फैक्टर निकालने में टाइम बच जाएगा। जो फैक्टर आपको निकालने में 5 सेकंड भी लग रहे थे, 10 सेकंड भी लग रहे थे, उस 10 सेकंड को आप किसी अर्थमेटिक पे शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने जब ये सारी चीजें भी, तो मैंने अपना टारगेट कर लिया था। जब मेरे को लगा था कि नहीं मेरी स्पीड थोड़ी बहुत सही हो गई, मैं ज्यादा स्पीड नहीं बोलूंगा, थोड़ी बहुत सही हो गई थी, तो मैंने टारगेट क्या कर लिया था कि मैं जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा अपने क्वाड्रेटिक को सिर्फ 1 मिनट दूंगा, चाहे वो उस 1 मिनट में मेरे 3 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन बने या 5 क्वेश्चन बने। स्टार्टिंग में मैं 1 मिनट ही उस क्वेश्चन दूंगा जितने बना पाऊं मैं। इसी तरीके से नंबर सीरीज के लिए मैंने रख लिया था, अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं 2 से 3 मिनट का टाइम 10 क्वेश्चन के लिए भी रख रहा था, और 15 क्वेश्चन के लिए भी, कितने भी आए मैं 3 मिनट का टाइम दूंगा उसमें, और 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं नंबर सीरीज में। यकीन मानो, जब आप डेली का प्रैक्टिस इतनी अच्छी तगड़ी करोगे ना, कि मतलब डेली का आपको टारगेट करना है कि भैया मेरे को कैलकुलेशन कम से कम 30-40 कैलकुलेशन करनी है, मतलब 32 को 16 से कर दिया कितना हो जाएगा भाई, 480 प्लस का मतलब 52, मतलब 452 512 आ जाएगा। तो इस तरीके की रैंडम आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जब करोगे तो आपकी भी स्पीड इस लेवल पे आ जाएगी। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जब मॉक टेस्ट लगा रहा था मैं, तो मैं क्या अटेम्प्ट कर रहा था, जब मैं क्वांट का सेक्शन लगा रहा था, पहले मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, फिर कहाँ पे क्वाड्रेटिक है, फिर कहाँ पे डीए या फिर अर्थमेटिक पे जा रहा था। और जब मेरे को लगने लगा कि मैं इस सीक्वेंस के साथ बनाते जा रहा हूँ और मेरे क्वेश्चन भी 35 अटेम्प्ट हो रहे हैं, नंबर भी 35 33 14 35 के बीच में आ रहे थे, और जब एग्जाम नजदीक आ गया, जब मेरा नोटिफिकेशन आ गया था, तब मैंने एक थोड़ी सी चेंज करी थी क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, कि मैं ना क्वेश्चन शफल नहीं करता था। जैसे पहले मैं ढूंढ रहा था ना कि अगर 25 से लेके 35 के बीच में मेरा सिंप्लीफिकेशन, तो मैं पहले वहां जाके बनाता था। अब मैं वो गलतियां नहीं कर रहा था। अब मैंने क्या चेंज करा अपने में, कि अगर मेरे को पहला डीए दिख गया ना, तो आपको भी पता है कि क्लैरिकल का डीए आप कभी फंसोगे नहीं अगर आपकी तगड़ी कॉन्सेप्ट उसमें बनी हुई है। तो मैं पहले डीए भी बना लेता था। फिर मैं क्या देखता था कि नंबर, जो अर्थमेटिक क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, सपोज अर्थमेटिक क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन को एक क्लिक में पढ़ता जरूर था, क्योंकि कुछ अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे
जब आप प्रैक्टिस में हो और जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आपको भी आइडिया लग जाता है कि परसेंटेज का क्वेश्चन इस वाला लेवल का है तो मैं 40 सेकंड 45 सेकंड बना लूंगा। अगर मेरे को लग रहा है कि SICA का क्वेश्चन है डिफरेंसेस पे है कि 10% 2 साल के लिए 10% 2 साल के लिए SICA का डिफरेंस इतना है, तो आपको पता है कितने का डिफरेंस आएगा, 1% का डिफरेंस आता है तो 1% के बराबर इतने। तो ये क्वेश्चन आपको भी पता है कि आप 40-45 सेकंड के अंदर बना लोगे, तो मैं उस क्वेश्चन को बनाते चला जाता था। इसमें क्या हुआ कि अब 35 क्वेश्चन तो मैं अभी भी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, बट मेरे पास टाइम बचना शुरू हो गया। अब इस टाइम का बेनिफिट तब होगा अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए आपको तो वहां पे आप क्लिक करो। ऐसा नहीं कि मैंने क्वांट में करो, अगर आपका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप ये चीज रीजनिंग में भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड को क्या करना है, अपनी स्पीड पे काम करना है। सिंप्लीफिकेशन नंबर से क्वाड्रेटिक को मैंने इंप्रूव किया। फिर डीआई तो आपको पता है कि किस लेवल का प्रीलिम्स में डीआई आता है, तो वो हर कोई बच्चा बना लेगा, रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज और एवरेज जिसको भी आता है। और फिर अर्थमेटिक बेसिक, तो बेसिक का बोलेगा भैया अर्थमेटिक नहीं आता तो फिर कहां से क्लियर होगा। हर सब्जेक्ट का बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, ऐसा इसलिए नहीं आता, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने नहीं आते, तो फिर कहां से आएगा। 80+ कटअप जा रहा है आजकल, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि भैया 10 अर्थमेटिक को छोड़ दूंगा। 10 अर्थमेटिक छोड़ दोगे मतलब आप अदर सब्जेक्ट में आपके पास गलतियां करने का और स्किप करने का क्वेश्चन बिल्कुल चांस नहीं बचेगा। ठीक है, तो रीजनिंग और क्वांट में से एक टॉपिक को पकड़ो जिसको आप अपना एक्सेल कर पाओ। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर आप जो बच्चा रीजनिंग की तैयारी करे, मैंने अपना क्वांटिटी एप्टीट्यूड को बताया, अगर आपको भी लगता है कि आपका क्वांट स्ट्रॉन्ग है तो आप कोशिश करो, अभी आपके पास टाइम है, इसी अप्रोच के साथ जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो चुका है तो 4, 5, 6, 7 मॉक टेस्ट इसको लगाने का, या फिर आपने जो मॉक टेस्ट ऑलरेडी लगा रखे हैं ना उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करो। फिर आपको आइडिया, और उसमें जाकर कंपैरिजन करके देखो कि जब आपने पहली बार लगाया था तब आपके टोटल टाइम कितने बने थे, जब आप अभी बना रहे हो इस अप्रोच के साथ तब आपके टोटल टाइम कितने लग रहे हैं। ठीक है, ये तो आपको करना है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। रीजनिंग में मैं क्या करता था, अब देखो सिलॉक्स इनइक्वालिटी मतलब रामबाण है। अब जैसे मैं बताया ना आपको कि मैं 5 क्वेश्चन में से मेरी मतलब इतनी प्रैक्टिस हो गई थी कि नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में अगर सिंपल मिसिंग नंबर सीरीज है तो मैं आपको बिना पेन पेपर लिए उसका आंसर बता सकता था। क्वाड्रेटिक का फैक्टर मैं बिना पेन पेपर लिए बता सकता हूँ आपको। तो इसी तरीके से जिनका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होता है ना वो क्या करता है, आपको देख के बता देंगे इनइक्वालिटी में कौन सही कौन गलत। लेकिन मैं क्या करता था, पूरे सिंबल के साथ बनाता हूँ, अभी भी बनाता हूँ। तो वही चीज है, जिनकी रीजनिंग वीक है, स्ट्रॉन्ग है, वो क्या करते हैं, देखा अच्छा ये डोरमैट लगा है, डोरमैट नहीं लगा, लगा नहीं लगा, आंसर बता देंगे। लेकिन जिनकी स्ट्रॉन्ग नहीं वो तो बना के बनाएगा, उसका उसमें टाइम किल होता है। सिलॉक्स आपके आने चाहिए, हर कॉन्सेप्ट में सिलॉक्स से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ना कुछ आपको दिख रहे होंगे पैटर्न्स पजल्स के। आप ये भी नहीं कर सकते कि पजल स्किप कर सकते, पजल भी बनाना पड़ेगा। 80+ कटअप जाने के लिए आपको 80 से ऊपर का अटेम्प्ट तो ले लोगे कम से कम। और आजकल 80 तो छोड़ 82, 85 तक कटअप जा रहा है। पिछले साल मध्य प्रदेश का 85 कटअप था, तो 90 तक आप चलो, 90+ के ऊपर चलो आप, तभी आपका काम बनेगा। तो आप जब पजल बना रहे हो या सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे हो तो आपको आइडिया है कि भैया जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पता था कि अगर बॉक्स बेस्ड पजल आएगा कि 8 बॉक्स है या 8 फ्लोर है, इसमें 8 पर्सन बैठ रहे हैं, मैं उस पजल को एनीओ बना लूंगा और किसी भी कंडीशन में कम टाइम में बना लूंगा। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी, तो मैं उस पजल को मार्क फॉर रिव्यू कर देता था कि पहले मेरे को यही पे आना है, घूमना नहीं है। पहले मैं सिलॉक्स बना लिया, इनइक्वालिटी बना लिया, अगर मेरे पास अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है तो वो बना लिया, उसके बाद घूमना नहीं है, मेरे को इस पजल पे बैठ के आना है। ठीक है, अगर मेरे को लगता था फ्लैट फ्लोर वाला पजल है, 4 फ्लैट फ्लोर, तो मैं उसको बनाऊंगा, वो मेरे से बन जाएगा। अनसर्टेन वाली सीटिंग में क्या होती थी, अगर मेरे को एक का भी सर्टेन पोजीशन पता होता था कि मान लो कोई पर्सन है जिसके लेफ्ट में केवल इतने बैठ रहे हैं या फिर राइट में इतने बैठ रहे हैं, या वो सेकंड लेफ्ट में बैठा या थर्ड राइट में बैठा, तो इस तरीके की वैल्यू मैं बना लेता था, तो मैं उस क्वेश्चन को भी मार्क फॉर रिव्यू करता था। अगर अनसर्टेन वाले मेरे को एक का भी सर्टेन पोजीशन नहीं पता रहता, मैं उस क्वेश्चन को गलती से भी अटेम्प्ट करने नहीं जाता, तो क्योंकि मेरे को पता है क्योंकि मैं अगर इसमें जाऊंगा ना तो मेरा टाइम भी किल होगा और चांसेस बहुत कम होंगे कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अगर बाद में टाइम बचेगा तो मैं क्या करता था, उसको सॉल्व करता था, नहीं तो उस क्वेश्चन को मैं स्किप ही कर देता था। ठीक है, ये अप्रोच था मेरा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में भी आप भी देखो, आपके रीजनिंग देखो क्लैरिकल लेवल है, आप देख रहे हो ना 85-90 कटा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपटीशन तो तगड़ा है, मतलब आप इग्नोर नहीं कर सकते इसको कि कंपटीशन तगड़ा है, बट ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि पेपर का लेवल बहुत ईजी आ रहा है। अभी आप लोग आरआरबी पीओ, आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हो ना, आप आरआरबी पीओ के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, आप आरआरबी पीओ डेली सॉल्व करो, एक पेपर लगा के तो देखो आईपीएस क्लियर कर, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि 90+ कटअप क्यों जा रहा है। आप 55, 56, 57 तो स्कोर ला रहे हो आरआरबी पीओ में 80 में से, और आरआरबी पीओ का 1 आधा कर दो, सीधा सीधा लेवल आधा से भी आधा कर दो, उस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन की डिफिकल्टी बढ़ेगी तो आपके कट ऑफ भी कम होंगे। आरआरबी क्लर्क का हर स्टेट का जाता था ना, पिछले साल क्यों गया था 70, जबकि हर बार 70+ जाता था, पिछले साल 70 भी क्यों रह गया था, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े बहुत डिफिकल्ट आए थे कुछ शिफ्ट में। ठीक है, ये चीज आपको करनी है रीजनिंग में। रीजनिंग में आपने क्या किया, अपने कोर टॉपिक को पकड़ा कि भैया सिलॉक्स, इनइक्वालिटी और
मेरे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन क्वेश्चंस को मैंने गलतियां नहीं करनी है, एक्यूरेसी मेंटेन करके सारे क्वेश्चन बनाने स्पीड में। अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में ना कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बोलता है ना कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर सारे आप कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर दोगे, सारे सिंबल को ड्रॉप कर दोगे, सारे नंबर्स को ड्रॉप कर दो, तो लेफ्ट हैंड से थर्ड से राइट में फिफ्थ कौन होगा। अब जो बिगिनर होता है ना तो वो लिखना शुरू कर देता है बिना कॉन्सोनेंट के, या बिना सिंबल के, या बिना नंबर के। क्यों? काउंट ही मत करो उस सीरीज में, वहां से भी तो टाइम बच रहा है आपका। हर एक सेकंड आपको मतलब पता चलेगा, वो एक सेकंड की अहमियत तब पता चलती है जब आपके पजल पूरे सॉल्व हो जाते हैं। 3 क्वेश्चन भी बन गए, आपने अटेम्प्ट कर लिए, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपके पास वो 2 सेकंड का टाइम देगा, 2 सेकंड में आप क्लिक नहीं कर पाओगे, तो वो तब 1 सेकंड की अहमियत पता चलती है। ठीक है, ये तो हो गया रीजनिंग का। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश में। देखो इंग्लिश में मेरा भी एक एवरेज लेवल का ही था, तो इंग्लिश में सबसे पहले मैं क्या ढूंढता था, अब जिनकी इंग्लिश वीक स्ट्रॉन्ग हो तो वो तो बनाएंगे, और इंग्लिश में आप सभी को पता है कितना भी वीक हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप 15-16 मिनट के अंदर अंदर आराम से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी सी अच्छी, मतलब इंग्लिश पढ़ने भी आता है ना, और आप अटेम्प्ट करने हो तो 15-16-17 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लोगे, टाइम बच जाएगा थोड़ा बहुत। अब ये नहीं कि आप एक पद लेके सेटिंग सॉरी आरसी लेके बैठे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैठे हैं, उसमें घुसे पर हैं 10 मिनट तक, तो कोई बात ही नहीं है। तो मैं क्या ढूंढता था कि कहाँ पे अगर कोई मिस स्पेल्ड वर्ड के 5 क्वेश्चन है, तो मैं पहले वो बनाता था, ढूंढने जाता था मैं, मिस स्पेल्ड वर्ड मिल गए तो ठीक है बनाओ। कुछ आपको देखता है कि एप्रोप्रिएट यूज नहीं होता है, मतलब ए को डी से आपको चेंज करना पड़ेगा, सी को बी से चेंज करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर सेंटेंस बनता था। अगर ये वाले क्वेश्चन दिखते थे मैं उनको ढूंढ के बनाता था। मैच द कॉलम्स मिलते थे, ए बी सी, इधर 1 2 3 दे दिया, ए को 1 के साथ मैच करोगे बी को, तो वो भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आप न्यूज़पेपर डेली का पढ़ रहे हो ना, और क्लैरिकल में न्यूज़पेपर तो छोड़ो, आपको स्टोरी बेस्ड भी मिल जाएगा, उस मैच द कॉलम की बात कर रहा हूँ, देख के पता चलेगा इसका इसके साथ कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, मैं वो ढूंढता था। मैं कभी भी ना जो आपको पैराग्राफ आता है 5 सेंटेंसेस वाला, वो बनाने के सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करता था, क्योंकि उसमें मेरी गलतियां ज्यादा होती थी, मेरी एक्यूरेसी उसमें कम थी। वहीं अगर आपको दिख जाता है कि एक क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दिया, उसको जम्बल्ड फॉर्म में दे दिया, और आपको ऑप्शन में दिखा हुआ कि इसको किस तरीके से सही कर सकते हो, ACDB, ADBC, ABCD, इस तरीके से मैं उसको अटेम्प्ट करता था, और मेरी एक्यूरेसी उसमें बनी रहती थी, फिर उसको बनाता था। फिर मैं मूव करता था कि अगर मैं देखता था कि अगर क्लोज टेस्ट है, और क्लोज टेस्ट में ज्यादातर प्रीपोजिशन या फिर वोकैब रिलेटेड है, तो फिर उसको अटेम्प्ट करता था, नहीं तो आरसी पे शिफ्ट करता था। आरसी के 8 से 10 क्वेश्चन होते, आप ये मान के चलो कि आपके 2 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, आप कंसिडर करके चलो बन गए वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, आप लगेगा यार 10 क्वेश्चन 8 ही बन रहे हैं। कौन कौन 2 क्वेश्चन नहीं बनेंगे? अगर आपसे पूछ दे कि जो पूरी पैसेज है उसका टाइटल क्या बनेगा, वो क्वेश्चन आप बहुत मतलब वो लक बाई चांस है। जैसे हम रीजनिंग में एक क्वेश्चन होता है ना कि भैया जो 4 आपके पास अल्फाबेट मिल गया, इस 4 से कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, क्लिक करेगा तो सही हो जाएगा, नहीं क्लिक किया नहीं बनेगा। उसके भी ऑप्शन 4 हाइपोथेटिकल आंसर आप बना रहे हो, तो वहां पे गलतियां होने के भी चांसेस होते हैं, तो आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, फिर वही चीज है, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, आपकी कितनी तगड़ी है वो, या तो आपको वो वोकैब आनी चाहिए, या फिर वो सेंटेंस को रीड करो, आपको वहां से फिगर आउट मिल जाएगा कि सेंटेंस का थीम पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव जा रहा है तो इस वर्ड का क्या मीनिंग बन सकता है, वो एक आपको पूरी थीम पैसेज पढ़ने के बाद पता चल जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो आरसी जब भी बना रहे हो, तो आरसी पढ़ने से पहले क्या करो कि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस के कीवर्ड को फिगर आउट कर लो, और कीवर्ड के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जहां पे वो कीवर्ड दिखे वहां पे आप एक बार अंडरलाइन मतलब जाके उस क्वेश्चन को देखो कि कितना नंबर क्वेश्चन का था, इतना का, एक बार वो क्वेश्चन पढ़ो, फिर वहां पे जाके आप देख लो कि आंसर यही तो नहीं है। ठीक है, तो इसी अप्रोच के साथ आपको भी अटेम्प्ट करने, और हो सकता है कि पिछली बार आपने देखा था कि एसबीआई क्लर्क में क्या हुआ था, पेपर का पैटर्न चेंज हुआ था। पैटर्न मतलब पहले आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिला, फिर रीजनिंग, और फिर आपको इंग्लिश देखने को मिला, क्योंकि हर बार जब भी एसबीआई ने कुछ चेंजेस किए, आईयूपीएस ने क्या किया, उसी चेंजेस को खुद से भी इंप्लीमेंट किया। तो पॉसिबिलिटीज है कि जो आपने एसबीआई में देखा था कि पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश था, इसी तरीके के सीक्वेंस आपको आईयूपीएस में भी देखने को मिला। तो जिनका भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा होता है उनके लिए तो फिर बहुत तगड़ी चांसेस बन जाते हैं उस कंप्लीट पेपर को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पहले ही कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा हो जाता है। 35 में तो 35 बना लिए। अब इंग्लिश वीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अच्छा है, 30 में से मेरे बन रहे 20, वहीं पर थोड़ा सा मोरल तो डाउन हो ही जाता है। तो इस तरीके से आपको भी अपनी तैयारी में कुछ, अब देख लो क्या क्या चीजें आप गलतियां कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी फ्रूटफुल सेशन आपके लिए था, तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, या फिर अगर कोई डाउट भी है तो कमेंट कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर दो, दोस्तों तक शेयर कर देना वीडियो अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, till then take care, bye, thank you, keep practicing more and more, and all the best for your upcoming examination.